हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 9 में आज का टॉपिक है द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण और संकुल लवण की परिभाषा समझेंगे, इसके बाद द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। देखिए, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 साथ साथ चला रहा हूँ। चैप्टर 8 के कुछ वीडियो अभी बचे हुए हैं जो कि आपको मिलते रहेंगे। चैप्टर 9 भी साथ में करते चलें, क्योंकि अब तीव्रता के साथ आपको वीडियोज देना है और आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें। जो भी आपको वीडियो है बहुत तेजी से मिलेंगे, है ना, तीव्रता के साथ। ये पूरा जो दिसंबर चल रहा है इसमें आपको तेजी से वीडियो दिए जाएंगे, इसलिए मैं चैप्टर 9 भी स्टार्ट कर दिया हूं। इसलिए साथ में आप पढ़ाई करते रहें, आपको वीडियो मिलता रहेगा, नोट्स बनाते चलें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले द्विक लवण और संकुल लवण की परिभाषा। पहले परिभाषा समझना पड़ेगा, तभी तो इनको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए, द्विक लवण होता क्या है। ऐसे योगशील यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संगठन आयनों में टूट जाते हैं। द्विक लवण के सभी संगठन आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं तथा आयनीकरण होने पर अपना परीक्षण देते हैं। कुल मिलाकर के स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है कि ऐसे योगशील यौगिक जिनको हम जल में मिलाते हैं तो अपने संगठित आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात जल में विलय हो जाते हैं, टूटकर आयन में वितरित हो जाते हैं, वो द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आप संकुल लवण या संकुल यौगिक या संकर लवण, देखिए नाम आपको अलग अलग भी मिल सकता है। जैसे संकुल यौगिक मिल सकता है, संकर लवण मिल सकता है, संकुल लवण मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसमें देखिए, इन यौगिकों में लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। धातु व लिगेंड मिलकर संकुल आयन बनाते हैं। जलीय विलयन में संकुल आयन अकेला आयन जैसा व्यवहार करता है तथा संकुल आयन में लिगेंड के रूप में जुड़े आयन अपनी पहचान खो देते हैं। अब मेन डिफरेंस ये है कि जैसे द्विक लवण को जब भी हम जल में मिलाते हैं स्टूडेंट, तो तुरंत वो आयन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? आयन में। अब घटित हो जाता है और स्वतंत्र, वो आयन ही अपना स्वतंत्र पहचान रखते हैं। लेकिन संकुल लवण में ऐसा नहीं होता। संकुल लवण में क्या होता है कि एक प्रकार का यौगिक है जिसके केंद्रीय धातु परमाणु होता है, धातु आयन परमाणु होता है, लिगेंड से जुड़ा रहता है, तो ये खुद संकुल एक आयन के रूप में बनाता है। किंतु जब भी इसे जलीय विलयन मिलाते हैं तो आयन इसके थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन ये टूटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। द्विक लवण जल में मिलाने से जल अवघटित होकर के आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि संकुल लवण में ऐसा नहीं होता। यहां पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, ये फिटकरी का सूत्र है। फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू H2, ये फेरस सल्फेट अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट है। लेकिन पोटासियम, इसका फार्मूला आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ये है स्टूडेंट फिटकरी का। क्या है? फिटकरी का। संकुल लवण में जैसे आप लोग यहां पर देखिए K4FeCN का होल 6, अब ये उपसहसंयोजी यौगिक है। जैसे आप यहां पर पोटेशियम लेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड होगा। अब ये कैसे आता है मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको तीव्रता से मैं सोचता हूं कि इसको भी साथ में पढ़ाता चलूं, क्योंकि चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ ही जो बचे हैं वो आपको कराता रहूंगा। बाकी स्टूडेंट चैप्टर 9 स्टार्ट करते हो ताकि आपका कोर्स जो पीछे ना रहे और तीव्रता से आपका पढ़ाई हो सके। तो चलिए अब देखते हैं इसमें मुख्य रूप से अंतर, जो आपका आज का मेन टॉपिक था, द्विक लवण और संकुल लवण अर्थात संकुल यौगिक में अंतर। क्लियर। चलिए पहला नंबर देखें। द्विक लवणों में सामान्यतया दो सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं। मतलब द्विक लवण जो होते हैं एक निश्चित आयन में अवघटित होते हैं और ये निश्चित लवण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जबकि सरल लवण जिनमें संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुल मिलाकर द्विक लवण में एक निश्चित अनुपात होता है। जब जैसे दो सरल लवण आपस में मिलते हैं तो एक द्विक लवण बनाते हैं। द्विक मतलब दो, संकुल मतलब बहुत सारे। तो संकुल में दो भी हो सकते हैं और दो नहीं भी हो सकते, अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन द्विक लवण में दो सरल लवण समान रूप से आणविक अनुपात में मिले होते हैं। लेकिन संकुल लवण में क्या होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चलिए अगला देखें। केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब द्विक लवण क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब आप कहो क्रिस्टल कैसे होता है स्टूडेंट, आप लोगों ने चाक देखा होगा, चाक के छोटे छोटे कण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चूर्ण देखे होंगे, रेत के कण देखे होंगे, ये जिसको यदि पीस दिया जाए, पाउडर देखे होंगे, पाउडर है ना, तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जबकि स्टूडेंट ये जो संकुल है ये क्रिस्टल एवं विलयन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो द्विक लवण केवल क्रिस्टल अवस्था में और संकुल लवण क्रिस्टल और विलयन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, ये आयनिक यौगिक है
और ये आयनिक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जटिल भाग में सदैव उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है, क्योंकि ये उपसहसंयोजी यौगिक ही है। संकुल यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक ही है। इस चैप्टर में आप उपसहसंयोजी यौगिक से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करेंगे। आईयूपीएसी नामनक्लेचर, बर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत, धातु आयन, है ना, आपका जो आईयूपीएसी नामकरण से आपका समाव्यवस्था आएगा, है ना, उसमें बंध प्रकृति आएगा। और स्टूडेंट एक आता है प्रभावकारी अणु संख्या, ऐसा कुछ टॉपिक है, और इसमें एक वीवीटी बंध सिद्धांत भी है। तो सारी चीजें उपसहसंयोजी बंध से संबंधित इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो क्रम से आता रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखें, ये जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, यदि संकुल यौगिक विलयन में वियोजित होते हैं तो एक जटिल आयन प्राप्त होता है जो कि मूल यौगिक से भिन्न होते हैं। कुल मिलाकर आपको इतना याद करना है कि ये जो जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं, और इसमें आपको इतना नहीं, इसमें ये जलीय विलयन में मूल आयनों में वियोजित नहीं होते, बल्कि एक जटिल आयन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मूलक के रूप में ये भिन्न होते हैं, ऐसा कुछ याद मत करिए। इतना याद कर लीजिए कि जब हम द्विक्लवड़ को मिलाते हैं स्टूडेंट, किसमें, किसी भी जलीय विलयन में, तो हमेशा ये आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जबकि जो संकुल लवण है स्टूडेंट, वो आयनों के रूप में वियोजित नहीं होता, बल्कि एक जटिल आयन बनाता है। अगला देखिए, द्विक्लवणों के गुण मूल यौगिक के समान होता है। अच्छा, अब द्विक्लवण क्या है, जैसे दो सरल लवण है आपस में मिल गए तो द्विक्लवण बनाए, तो इनका जो गुण होता है, जो बना हुआ द्विक्लवण है वो अपने जिन सरल लवण से मिलकर बना है उसी के समान गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब द्विक्लवणों का गुण जिन यौगिकों से मिलकर बना है उन यौगिकों के समान ही होता है, जबकि जटिल यौगिकों के गुण जो होते हैं मूल सरल यौगिकों से काफी भिन्न होते हैं, क्योंकि ये उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, इसलिए इसमें भिन्नता आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट, इतना क्लियर। अगला देखें, द्विक्लवण में धातु आयन की समानता संयोजकता होती है, समान संयोजकता होती है, जबकि संकुल में धातु आयन की समान संयोजकता के साथ साथ विशिष्ट समन्वयन संख्या भी होती है। ठीक है, ये हो गया आपका छठा। तो एक बार पुनः देखिए, पहला नंबर क्या था कि जो द्विक्लवण बनता है वो जिन सरल लवणों से बना होता है तो एक निश्चित अनुपात में होता है, जबकि संकुल लवण एक निश्चित अनुपात में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द्विक्लवण क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि संकुल लवण क्रिस्टल और जली दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। द्विक्लवण जो होते हैं आयनिक यौगिक होते हैं, जबकि ये आयनिक भी हो सकते हैं, और जटिल आयन भाग सदैव उपसहसंयोजी बंध में पाया जाता है और आयनिक नहीं भी हो सकते। चौथा नंबर देखिए, जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं, कौन, द्विक्लवण, और जबकि ये संकुल लवण जो होते हैं ये मूल आयनों में वियोजित नहीं होते, एक जटिल आयन बनाते हैं। पांचवा नंबर देखें, द्विक्लवणों के गुण मूल यौगिकों के समान होते हैं, मतलब जिनसे बने होते हैं उन्हीं के समानता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो संकुल लवण है वो जिन सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, जिन सरल यौगिकों से मिलकर बने होते हैं उनसे काफी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लास्ट है, द्विक्लवण में धातु आयन की समान संयोजकता होती है, जबकि संकुल में धातु आयन की समान संयोजकता के साथ साथ विशिष्ट समन्वयन संख्या भी होती है। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करो, और परिभाषा भी जो है मैंने कराया उसे आप लोग लिख लेना। और इतना आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं तो प्लीज लाइक तो बनता है और शेयर भी कर देना। चलिए स्टूडेंट, यदि इसका नोट्स परचेस करना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर लीजिए। 9685299149 पर आप संपर्क करेंगे, आपको 100 रुपए में एक चैप्टर का एक सब्जेक्ट का पूरा नोट्स दिया जाएगा। तो चलिए, आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।